गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हमारी मुख्य सेविकाएं बहनें कैसी हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बहनें, आप लोग से हम माफ़ी चाहते हैं कि 2-4 दिन का गैप हो गया, क्योंकि हम सफ़र में थे थोड़ा, इसके लिए वीडियो नहीं बना पाए। इसके लिए आप लोग से बहुत बहुत माफ़ी चाहिए, आप लोग माफ़ करिएगा। चलिए, अब किसी दिन भी गैप नहीं होगा। आप लोग अच्छे से अपना तैयारी करिए और जितने भी PDF है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से लिंक करके सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बिना देर करते हुए आपका आज का पहला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ए है उत्प्रवासन, बी जन्म दर, सी अप्रवासन, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जन्म दर होता है। सामान्य परिस्थितियों में जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में एक विशिष्ट समय अर्थात जन्म दर पर जन्मों से प्रभावित होता है और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के लिए जन्म दर प्रसव में वृद्धि जो होता है वह उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का कदम है? परिवार नियोजन कार्यक्रम है, बी शिक्षा का प्रसार, सी अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है? ये है भारत में मृत्यु दर बढ़ाने के लिए, बी मौजूदा लोगों के बीच सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए, सी ए और बी दोनों, डी मौजूदा लोगों को जीवन स्तर में सुधार करने के लिए। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, मौजूदा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक जनसंख्या का परिणाम है? ए प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त संग्रहण, बी रोजगार में वृद्धि, सी भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव, डी ए और बी दोनों। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव। अगला क्वेश्चन है, संगठित परिवार नियोजन कार्यक्रम और शहरीकरण, आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास और बढ़ी हुई शिक्षा के परिणाम स्वरूप जन्म नियंत्रण की मांग ने डैश में योगदान दिया है? पहला है प्रजनन क्षमता में गिरावट, बी चरण 3 से चरण 2 में जनसांख्यिकी परिवर्तन, सी श्रम और पूंजी के अनुपात में वृद्धि, डी निर्भरता अनुपात में वृद्धि। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रजनन क्षमता में गिरावट। देखिए दोस्तों, व्याख्या इसके लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो, आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन रिवीजन करिए। हम कोशिश करते हैं जितना कम समय हो सके उतने कम समय में आप लोग को एक सेट 100 क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जाए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि अभी एक तरह से देखा जाए तो बस 1 महीना, आज कितना है, आज 22 अगस्त है, आज 22 अगस्त है और आप लोग का एग्ज़ाम 24 सितंबर को है। तो 24 सितंबर, अब 22 अगस्त 24 सितंबर के बीच में ज़्यादा समय नहीं बचा, क्योंकि 24 सितंबर को तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो 1-2 दिन पहले से ही थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है। इसके लिए आप लोग के पास 1 महीने से भी कम समय है। तो आप लोग कोशिश करिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट करिए, और यदि आप लोग का थियरी उतना नहीं क्लियर है तभी आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करिए, क्वेश्चन ज़्यादा करिए। क्वेश्चन ज़्यादा करने से आपका पूरा सिलेबस एक सेट में कवर होगा और पूरा रिवीजन होगा। तो अगर आप लोग थियरी उतना नहीं पढ़ेंगे तभी चलेगा। बस वही कि जो आपका तैयार है वो चीज़ ना भूलें, बस इतना ज़रूर ध्यान रखिए और प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौम टीकाकरण कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन प्रदान किया जाता है?
ए बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन वैक्सीन, बी ओरल पोलियो वैक्सीन, सी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सभी होते हैं सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1993, 1997, 1994 में, 1995। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1995 में। कब शुरू किया गया था? 1995 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम डैश में शुरू किया गया था? तो 1974 में, बी 1963 में, सी 1985 में, डी 1984 में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। कब किया गया था? 1985 में। प्रतिरक्षण जो होता है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी संक्रामक रोग के प्रति प्रतिरक्षित या प्रतिरोधी बनाया जाता है। आमतौर पर एक टीके के प्रशासन द्वारा यह होता है। और भारत में टीकाकरण कार्यक्रम जो है को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा 1978 में प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम ईपीआई के रूप में पेश किया गया था और 1985 में इस कार्यक्रम को सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम यूआईपी के रूप में संशोधित किया गया था। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य मिशन 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था? ए मिशन इंद्रधनुष, बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सी अभियान इंद्रधनुष, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए मिशन इंद्रधनुष। कब किया गया था? मिशन इंद्रधनुष को 8 अक्टूबर 2017 में मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया था। कब? 8 अक्टूबर, 1 मिनट, हाँ 8 अक्टूबर 2017 को मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार का जो लक्ष्य था वह 2 वर्ष तक, कितने, 2 ईयर तक के बच्चों को और उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना है जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम या यूपीआई के तहत छूट गई हों। तो इस कार्यक्रम का फोकस जो था दिसंबर 2018 तक, कब तक? दिसंबर 2018 तक कितने, 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए चयनित जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार करना इसका उद्देश्य था। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए मिशन इंद्रधनुष। और मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुआ था? 8 अक्टूबर 2017 को। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला, भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था 15 फरवरी 2021 को, 16 जनवरी 2021 को, 16 नवंबर 2020 को, 18 दिसंबर 2021 को। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 16 जनवरी 2021 को विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी जिसमें कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 के खिलाफ लगभग 300 मिलियन प्राथमिकता वाले समूहों का टीकाकरण किया गया था। और यह भारत का पहला वयस्क टीकाकरण अभियान था। कौन सा? वयस्क टीकाकरण अभियान था जिसमें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन द्वारा 2 स्वदेशी टीकों के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की वृद्धि और विकास पर आंतरिक कारक कौन से हैं? ए भावनात्मक कारक, बी जैविक और संवैधानिक कारक, सी आनुवांशिकता कारक, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शैशवावस्था विकास के दौरान प्रारंभ नहीं होता है? नैतिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नैतिक विकास। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को डैश जैसे क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी
शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, बच्चों में विकास के संवेदी मोटर चरण का संबंध है। ए मनोवैज्ञानिक विकास से, बी सामाजिक विकास से, सी संज्ञानात्मक विकास से और डी नैतिक विकास से। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यह संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। और संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादक कौन थे? तो यह थे, कौन थे संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक? तो जीन पियाजे थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की संकल्पना दिए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? ए भौगोलिक वातावरण, बी पौष्टिक भोजन, सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना था? तो ए जल ग्रहण ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और कल्याण योजना, बी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का सीधा कल्याण योजना, सी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास योजना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दहेज से संबंधित एक प्रकार का अपराध है? ए अत्याचार या उत्पीड़न, बी घरेलू हिंसा, सी दहेज हत्या, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, माता पिता और बच्चों या पोतों और दादा दादी जैसी पीढ़ियों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा असहमति है, कौन सा संघर्ष पाया जाता है? ए अंतर पीढ़ी संघर्ष, बी इंट्रा पीढ़ीगत संघर्ष, सी अंतर पीढ़ीगत इक्विटी, डी सामाजिक गतिशीलता। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए अंतर पीढ़ीगत संघर्ष, क्योंकि दादा दादी और पोते के बीच में जो अंतर पाया जाता है तो वह कौन सा अंतर पाया जा रहा है? वह पीढ़ी का अंतर पाया जा रहा है, इसलिए क्या होगा? अंतर पीढ़ीगत संघर्ष होगा। यदि भाई बहन पति पत्नी के बीच में संघर्ष पाया जाता है तो उसमें क्या, पति पत्नी और भाई बहन या भाई भाई के बीच में जो वैचारिक मतभेद होता है उसमें पीढ़ी का अंतर नहीं होता बल्कि विचार का मतभेद होता है। उसे क्या कहेंगे? अंतः पीढ़ीगत संघर्ष कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि अंतर पीढ़ी और अंतः पीढ़ी में क्या डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गरीबी को कम करने का उपाय है? ए है श्रम कानून बेहतर मजदूरी सुनिश्चित करनी चाहिए, बी गरीबों को उपभोग की वस्तुओं पर कर नहीं लगना चाहिए, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला, जातिवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए है यह लोगों को समान अवसर प्राप्त करने से वंचित करता है, बी यह भेदभाव पैदा करता है और लोगों को समाज से अलग अलग महसूस कराता है, सी यह समुदायों के बीच हिंसा और घृणा का कारण बनता है, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, सभी हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चरण ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का हिस्सा है? ए है संक्रियात्मक चरण, बी दृश्य प्रतिमा चरण, सी ए और बी दोनों, डी अंतः प्रज्ञात्मक चरण। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रिया अवस्था कितनी आयु समूह का बच्चा दिए गए अधूरे पैटर्न को पूरा करना सीख जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कितने में? 7 से 11 वर्ष में। 7 से 11 वर्ष में बच्चा पूरा करना सीख जाता है। अगला क्वेश्चन है, और 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है इसे उत्तर बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बच्चों का विकास निम्नलिखित में से किस चरण से शुरू होता है? ए बाल्यावस्था की अवस्था से, बी शैशवकाल अवस्था के बाद, सी प्रसव अवस्था से, डी शैशवकाल अवस्था से पहले। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रसव पूर्व अवस्था से। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन होता है? आवाज़ में,
शारीरिक आकार और अंगों में, सी भाव भंगिमा और व्यवहार में, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला, बाल विकास को प्रभावित करने वाला सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। धार्मिक अनुष्ठान, बी भोजन, सी ऑप्शन है यह वातावरण जिसमें बच्चा वृद्धि करता है, डी समायोजन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, वह वातावरण जिसमें बच्चा वृद्धि करता है। अगला, एक प्रसव पूर्व महिला जिसकी 34 सप्ताह में झिल्ली फट जाती है और उसे प्रसव पीड़ा नहीं होती है, निष्कर्षों से ओलिगोहाइड्रोमनियोस का पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित संक्रमण हो सकता है? ए है पेरिटोनिटिस, बी एस्क्यूट, सी कोरियोअम्नियोनाइटिस, डी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कोरियोअम्नियोनाइटिस हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति को गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? तो यह जो है 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। कब तक? 12 सप्ताह तक। और भारत सरकार ने जो MTP एक्ट आया था उसे 1971 में वैध किया था। कब? या 1971 में वैध किया गया था और 12 सप्ताह तक यह सुरक्षित माना जाता है। अगला, अस्थानिक गर्भावस्था जिसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं का सबसे अधिक बार डैश में होती है जो अंडे को से डैश तक ले जाती हैं। ए ऑप्शन फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय, बी अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, सी गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय और गर्भाशय। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सफल गर्भावस्था का समर्थन करने के लिए गर्भधारण पूर्ण अवधि में पर्याप्त पोषण के महत्व के बारे में चिंता बढ़ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भ्रूण काल में भ्रूण अपने वातावरण में बाहरी कारकों के प्रति संवेदनशील होता है। बी, भ्रूण की अवधि अक्सर तब होती है जब एक महिला को पता चलता है कि वह गर्भवती है। सी, देर से गर्भावस्था में हस्तक्षेप प्रभावी होने में बहुत देर हो सकती है। डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला है, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का सेवन करना चाहिए? बिना पाश्चुरीकृत दूध और खाद्य पदार्थ का, बी फोलिक एसिड और विटामिन डी का, सी कच्ची मछली और प्रशीतित भोजन का, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी फोलिक एसिड और विटामिन डी का। अगला क्वेश्चन है, औसतन मोटे लोगों में दुबले लोगों की तुलना में उच्च बेसल चयापचय दर BMR होती है, मुख्यतः क्योंकि मोटे लोगों के शरीर में अधिक होता है। तो मोटे लोगों के शरीर में क्या अधिक होता है? इनमें लीन वसा या वसा रहित द्रव्यमान अधिक होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्वों से ऊर्जा ATP उत्पन्न करने की प्रक्रिया है? ए है ऊर्जा उपापचय, बी बेसल चयापचय, सी ड्रग चयापचय, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऊर्जा उपापचय होता है। अगला, कुल ऊर्जा व्यय का कितना प्रतिशत बेसल चयापचय द्वारा व्यय किया जाता है? तो यह है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 60 से 75%। कितना? 60 से 75%। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपापचयी मार्ग का एक प्रकार है? ए उपचय पथ, बी अपचय पथ, सी ए और बी दोनों, डी उभयचर पथ। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी कोशिकाएं समानता ऊर्जा को निम्न रूप में संग्रहित करती हैं। ए ग्लूकोज के रूप में, बी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, डी एंजाइम। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, ATP के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य श्रेणी है जिसके अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन होते हैं? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक,
सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सरकारी ऑप्शन उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। अगला, सामाजिक नियंत्रण का संबंध व्यापक रूप से समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने से है। क्या है? व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने से है। सामाजिक नियंत्रण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये है, इसमें सामूहिक नियंत्रण का औपचारिक और अनौपचारिक तरीका शामिल है। बी, व्यक्तिगत या समूह व्यवहार के संयम और दिशा को संदर्भित करता है। सी, यह भूमि सुधार की प्रणाली है। डी, ए और बी दोनों। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सामाजिक नियंत्रण से निकटता से संबंधित है? ए, आत्मनियंत्रण, बी, समाजीकरण, डी, सी, ए और बी दोनों, डी, वैयक्तिकता। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, जोन्स के अनुसार सामाजिक प्रक्रियाओं, पैटर्न या सामाजिक संगठन के किसी भी पहलू की विविधताओं और संसाधनों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? विकास का, समाज का, सामाजिक परिवर्तन का, कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सामाजिक परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक नियंत्रण का तंत्र है? निवारक तंत्र, तनाव प्रबंधन के लिए तंत्र, सी, प्रचार तंत्र, डी, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, बच्चों में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मृत्यु दर में वृद्धि का खतरा होता है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन लोगों के किस समूह के लिए जिंक सप्लीमेंट की सिफारिश करता है? ए, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बी, गंभीर कुपोषण या डायरिया से पीड़ित बच्चे, सी, कम आय वाले क्षेत्रों के सभी बच्चे बौनेपन के उच्च प्रसार वाले हैं, डी, कम आय वाले वृद्ध लोग। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, गंभीर कुपोषण या डायरिया से पीड़ित बच्चे। अगला, प्रसव कक्ष में एक नवजात शिशु की डिलीवरी के बाद नर्स डैश द्वारा वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप नवजात शिशु में गर्मी के नुकसान को रोकने के लिए तैयारी करती है। ए, पालना पैड को गर्म करना, बी, ओवरहेड रेडिएंट वार्मर को चालू करना, सी, कमरे के दरवाजे बंद करना, डी, शिशु को गर्म कंबल में सुखाना। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, शिशु को गर्म कंबल में सुखाना। अगला क्वेश्चन है, एक प्रसवोत्तर नर्स हाइपरबिलिंग रुबिनेमिया वाले नवजात शिशु जिसे स्तनपान कराया जा रहा है की माँ को निर्देश प्रदान कर रही है कि नर्स माँ को कौन सा सबसे उपयुक्त निर्देश देती है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, हर 2-4 घंटे में स्तनपान कराते रहें। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, जन्म के समय शिशुओं को आँखों में क्या रखा जाना चाहिए? ए, मैकोनियम व वर्निश को दूर करने के लिए जीवाणु रहित पानी, बी, एरिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक मलहम, सी, कोलेस्ट्रम, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एरिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक मलहम। अगला, भारत में बाल स्वास्थ्य की स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेतक है। ए, मातृ मृत्यु दर, बी, शिशु मृत्यु दर, सी, नवजात शिशु मृत्यु दर, डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन बी, शिशु मृत्यु दर, जिसे IMR भी कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम मात्रा में शामिल पोषक तत्व है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज पदार्थ, विटामिन। जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रोटीन होता है। अगला, भारत जैसे विकासशील देशों में शिशुओं और स्कूल पूर्व बच्चों में पोषण संबंधी समस्याओं के सामान्य कारण क्या है? ए, विटामिन ए की कमी, बी, एनीमिया, सी, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, डी, उपरोक्त सभी। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला,
गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता है तो कितनी होती है? 1000। गर्भावस्था के दौरान और ऐसे नॉर्मल महिलाओं को लिए जो सामान्य वयस्क होती हैं 1000, और स्तनपान कराने वाली माताएं और मेनोपॉज की स्थिति वाली जो महिलाएं होती हैं उनको 1200 कैलोरी की कैल्शियम की 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, किशोरियों में डैश की कमी अधिक पाई जाती? किसकी? लौह तत्व की, कैल्शियम की, जस्ता की, विटामिन डी की। तो किशोरियों में ज़्यादातर उनको लौह तत्व की कमी पाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर महीने पीरियड्स होते हैं तो काफ़ी ब्लड का लॉस होता है तो उनको लौह तत्व की आवश्यकता अधिक होती है। अगला, तपेदिक टीबी का निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक एजेंट है? तो क्या होता है? जीवाणु होता है, जिसे बैक्टीरिया भी कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों द्वारा फैलने वाली 3 बीमारियों का समूह है? इसमें है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीनों मच्छर से फैलने वाले बीमारी हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियोमाइलाइटिस निम्न कारणों से होता है? ए पोलियो वायरस, बी पैरामिक्सोवायरस, सी छोटी चेचक, डी रूबेला। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पोलियो वायरस होता है। अगला, जल जनित रोग का उदाहरण है? तो जल जनित रोग जो है यह हैजा होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हैजा रोग जो है इसका जो जीवाणु है वह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु है जिसके द्वारा हैजा होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन रक्त का कैंसर युक्त अवस्था है? तो रक्त का कैंसर युक्त अवस्था जो होता है उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा देने वाला भोजन नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज, प्रोटीन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। विटामिन और खनिज जो होता है यह ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। और माइक्रो के अंतर्गत जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब आते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व अंडे में नहीं पाया जाता है? तो इसमें ये भी क्वेश्चन में बहुत ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें ज़रूर देखेंगे कहीं नहीं तो नहीं दिया है। इसमें पूछा अंडे में नहीं पाया जाता है, तो अंडे में क्या नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी, प्रोटीन और कैल्शियम, वसा और विटामिन डी, प्रोटीन और आयरन। तो अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, हरी पत्तेदार सब्जियां निम्न के समृद्ध स्रोत हैं? तो हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वह विटामिन सी के समृद्ध स्रोत होती हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार का भोजन ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है? मछली का तेल, मुर्गी, सुअर का मांस, अंडा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए मछली का तेल। अगला क्वेश्चन है, भोजन का कौन सा घटक मानव शरीर को संक्रमणों से लड़ने में सहायता करता है? ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, डी स्टार्च। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, औसत शरीर के वजन वाले वयस्क के लिए दैनिक कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1000 से 1500 कैलोरी, 500 से 1000, फिर 2000 से 2500 कैलोरी, 3000 से 3500 कैलोरी होता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 2000 से 2500 कैलोरी। अगला, हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट द्वारा योगदान की जाने वाली कैलोरी का प्रतिशत होता है? कितना होता है? लगभग 45 से 65%। 45 से 65% होता है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण दूध को अब संतुलित आहार नहीं कहा जाता है? किस चीज़ की कमी पाई जाती है दूध में? तो दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आयरन और विटामिन सी नहीं पाए जाने के कारण अब इसे आप पूरी तरह से संतुलित आहार नहीं कह सकते,
तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा उच्च फाइबर युक्त आहार का लाभ है? ए ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, बी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, सी स्वस्थ वजन हासिल करने में सहायता करता है, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य हमारे आहार में आयोडीन युक्त नमक के महत्व को दर्शाता है? यह दृष्टि में सुधार करता है, बी यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू कामकाज में मदद करता है, सी यह हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है, डी यह ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू कामकाज में मदद करता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक मुख्य सेविका की भूमिका है? ए ऑप्शन प्रत्यक्ष देखभाल प्रदाता, बी शिक्षक की भूमिका, सी प्रबंधकीय भूमिका, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला, एक शैक्षिक कार्यक्रम की योजना बनाते समय मुख्य सेविका के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां महत्वपूर्ण होंगी? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी दृश्य सामग्री सेट करने के लिए जल्दी आएं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य सेविका की कार्य प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? ए व्यक्ति केंद्रित, बी स्व उन्मुख होता है, सी समस्या समाधान दृष्टिकोणी, और डी ए और सी दोनों। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा आप लोग बताएं इसको। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या होता है यह स्व उन्मुख होता है। अगला, आप लोग कोशिश किया करिए जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तभी इसका आंसर अपने मन में सोच लिया करिए। इससे क्या होगा कि आपको यह भी आकलन करने में मदद होगी कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आगे कितना मेहनत करने की और आवश्यकता है, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल समय नहीं है। जितना हो सके उतना मेहनत करिए ताकि आपका एक सीट आपका एकदम कन्फर्म हो, और आप लोग का यही मेहनत डिसाइड करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मुख्य सेविका के दैनिक कार्य का हिस्सा है? ए किसी समुदाय या लक्षित क्षेत्र में व्यक्तियों की विशेष स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पहचान करना, बी सामान्य स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित मुद्दों पर समुदाय को सलाह देना, सी गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं या अन्य उच्च जोखिम वाले, सी है व्यक्तियों की प्रगति की निगरानी या उनकी ज़रूरतों को आकलन करने के लिए घर का दौरा करना, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य सेविका की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो मुख्य सेविका की जो प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं, संस्थागत गतिविधियों का प्रदर्शन और क्षेत्र की गतिविधियों का प्रदर्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य निम्नलिखित में से कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यह गुणवत्तापूर्ण आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए हर देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। बी यह प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों और विस्थापित आबादी सहित आपात स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। सी यह तकनीकी सहायता प्रदान करता है कि परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है, और डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। सभी ऑप्शन करेक्ट हैं आपके। अगला, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र निकाय का उद्देश्य दुनिया भर में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक स्वैच्छिक मानवीय संगठन है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। अगला, विकासशील देशों में बच्चों और माताओं को दीर्घकालिक मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है? तो यह जो संगठन है यह यूनिसेफ है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर
1946 को हुआ था। कब? 11 दिसंबर 1946 का। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का उद्देश्य विभिन्न प्रजनन संबंधी पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और सुविधाएं प्रदान करना है? ए ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, बी भारत के परिवार नियोजन संगठन, सी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, डी बाल कल्याण के लिए भारतीय परिषद। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी भारत के परिवार नियोजन संघ। अगला क्वेश्चन है व्यक्तियों के लिए परामर्श का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तियों के लिए व्यक्ति को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए, बी हर चीज़ के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला डैश जनसंख्या स्वास्थ्य या स्वास्थ्य प्रणाली के प्रदर्शन में किसी दिए गए प्राथमिकता विषय के बारे में जानकारी को सारांशित करने के लिए डिजाइन किया गया एक उपाय है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए स्वास्थ्य संकेतक होता है। क्या? स्वास्थ्य संकेतक। अगला स्वास्थ्य सलाहकार की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है अच्छे संबंध बनाना, बी जरूरतों की पहचान करना, सी निजता और गोपनीयता, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य प्रदर्शनियों का आयोजन डैश के संबंध में लोगों से संवाद करने और उन्हें स्वास्थ्य स्थितियों से अवगत कराने के लिए किया जाता है। ए मेलों, बी जन अभियान, सी ए और बी दोनों, डी त्योहारों। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार के लिए बाधा नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन पीढ़ीगत मतभेद है, बी शैक्षणिक स्तर है, सी टीम का बड़ा आकार, डी सहकारिता। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी सहकारिता होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जैम और अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह है सोडियम बेंजोएट। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग ब्रेड को मुलायम और फूला बनाने के लिए किया जाता है? तो यह इस चीनी के किण्वन के दौरान छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है? रेफ्रिजरेशन, बी फर्मेंटेशन, सी पाश्चराइजेशन, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध को खराब करने वाले एंजाइमों को विकृत करता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पाश्चराइजेशन। अगला अल्कोहलिक किण्वन का उपयोग स्वाद जोड़ने या डेयरी उत्पादों और सब्जियों को संरक्षित करने के लिए भी किया जाता है। अल्कोहलिक किण्वन द्वारा लाया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सैक्रोमाइसेज होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ह्यूमिडिटी एक प्रकार की अनुकूली प्रतिरक्षा है जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसके पूरे रक्त में परिसंचरण होता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्यूनोलॉजिकल उत्पाद है? इसमें आपका कौन सा इम्यूनोलॉजिकल उत्पाद है? ए है वैक्सीन, बी इसके टेस्ट और ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बैक्टीरियल टॉक्सिन युक्त डायग्नोस्टिक तैयारी, बी सी है प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन और एंटीसेरम युक्त तैयारी, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट इम्यूनोग्लोबुलिन डैश के लिए उपयुक्त हैं? क्या? रेबीज है, वारिसेला जोस्टर है, सी टिटनेस है, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए डैश प्रकार की प्रतिरक्षा जिम्मेदार है? टी लिम्फोसाइट्स मध्यस्थता, बी लिम्फोसाइट्स मध्यस्थता, सी हास्य प्रतिरक्षा, डी जन्मजात प्रतिरक्षा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए
टी लिम्फोसाइट्स मध्यस्थता। अगला है मॉडर्न और फाइबर बायोएनटेक कंपनी द्वारा कोविड-19 के लिए तैयार किया गया वैक्सीन का प्रकार है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी mRNA। क्या है? mRNA वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक असमानता का कारण है। तो लैंगिक असमानता का कारण जो है वह शिक्षा का अभाव या निरक्षरता, समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था, महिलाओं में जागरूकता का अभाव भी है। डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन लिंग विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में मदद किया है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला डैश एक ऐसा शब्द है जो उस तरीके के संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति और समूह अपने धार्मिक विश्वासों और संबद्धता के कारण प्रणालीगत हाशिए पर बहिष्करण और चरम मामलों में नरसंहार से पीड़ित होते हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी धार्मिक असमानता होता है। अगला जातिगत भेदभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें बड़े पैमाने पर नागरिक अधिकारों का उल्लंघन शामिल है। बी यह मानवीय मूल्यों और सामाजिक कल्याण की उपेक्षा करता है। सी यह राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया में बाधक है। डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला है जब किसी व्यक्ति के साथ उसकी मूल भाषा या उसके भाषा कौशल की अन्य विशेषताओं के कारण अलग तरह का व्यवहार किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। जातिगत भेदभाव कहते हैं, धार्मिक भेदभाव। तो इसमें भाषा की बात की गई, किसकी? भाषा कौशल की बात किया गया था, भाषाई भेदभाव होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार में शामिल है। ए है शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, बी यौन दुर्व्यवहार, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ए और बी दोनों होता है। अगला महिला को जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसमें डैश शामिल है। दहेज से संबंधित उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक मुद्दा है जिसका सामना बच्चों को करना पड़ता है। तो इसमें है बाल श्रम के रूप में शोषण और बी शिक्षा का अभाव। करेक्ट ऑप्शन सी ए और बी दोनों होगा। अगला कन्या भ्रूण हत्या ड्रेस की श्रेणी में आता है। तो कन्या भ्रूण हत्या जो है यह सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला डैश किसी भी प्रकार के काम के माध्यम से बच्चों के शोषण को संदर्भित करता है जो बच्चों को उनके बचपन से वंचित करता है। ए बाल श्रम, बी यौन शोषण, सी धार्मिक विवाद, डी ए और सी दोनों, बी और सी दोनों। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बाल श्रम। बाल श्रम बच्चों को उनके बचपन से वंचित करता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को आप लोग ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। और आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप लोग वहां जाके टेलीग्राम चैनल से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके साइबर कैफ़े से या कहीं से भी जहां से निकलता हो फ़ोटोकॉपी, आप लोग फ़ोटोकॉपी निकलवा सकते हैं या ऐसे ही ऑनलाइन मोबाइल में पढ़ सकते हैं। जैसे भी आप लोग को आसानी हो उसी तरह प्रयोग करके आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। जितना हो सकेगा हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड कर दें। और क्योंकि एग्ज़ाम हमारा भी है इसलिए हम बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हो सके आप लोग को भी, जितना मैं अपना पढ़ूंगी उतना आप लोग को भी कंटेंट प्रोवाइड कर दूं। और आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए और आप लोग का भी सिलेक्शन होगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।